नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन आज। पोंगल महोत्सव में होंगे शामिल। राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम है ये दौरा। भारतीय तटरक्षक को मिलेगा अत्याधुनिक स्वदेशी पोत। गोवा में समुद्र प्रताप का जलावतरण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्नत तकनीक और सेंसर से लैस है समुद्र प्रताप। कई राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम बैठक आज। विधानसभा चुनाव के चरणों और अन्य अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य उच्च अधिकारी होंगे शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक आज। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन पर होगी चर्चा। भारत का वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा पर जोर। और खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की शुरुआत आज से। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में 11 जनवरी तक होगा आयोजन। देश भर में खिलाड़ी होंगे शामिल। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु में चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन आज है। इस दौरान अमित शाह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह तिरुचिरापल्ली में अरुलमिगु अरंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर पोंगल फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। साथ ही दौरे के पहले दिन अमित शाह ने कहा कि बीजेपी और एआईएडीएमके 2026 के तमिलनाडु चुनाव में गठबंधन के रूप में सरकार बनाएंगे और हम डीएमके के भ्रष्ट शासन का अंत करेंगे। शाह ने तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और यहां महिलाओं और बच्चों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। मुख्यमंत्री स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य से काम कर रहे हैं और तमिलनाडु की जनता आने वाले चुनावों में इस परिवारवाद का अंत करेगी। पिछले 2024 के चुनावों में जब भाजपा और एआईएडीएमके ने अकेले चुनाव लड़ा था तो दोनों पार्टियों ने कुल वोटों के आधार पर 26 सीटों पर जीत हासिल की होती। इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक मजबूत गठबंधन के रूप में सरकार बनाएगा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि सीएम ये अफवाह फैला रहे हैं कि एनडीए तमिल भाषा के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समुद्र प्रताप को गोवा में तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री गोवा पहुंच चुके हैं। ये पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। इसे विशेष रूप से समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और आपदा प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया गया है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएगा ही, लेकिन इसके साथ ही यह अत्याधुनिक हथियारों से भी लैस है। इस पोत में कई उन्नत तकनीकें और सेंसर लगाए गए हैं। रक्षा मंत्री ने गोवा शिप बिल्डर्स के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए हमें इस बदलते परिदृश्य के अनुरूप ढलना होगा। हमें अपने प्रतिद्वंद्वियों को पर बढ़त हासिल करने के लिए जहाजों को अत्याधुनिक उपकरणों, एआई सक्षम रखरखाव और साइबर सुरक्षित प्लेटफॉर्मों से लैस करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। चुनाव आयोग ने इस साल विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए चुनाव आयोग आज दिल्ली में पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों सीईओ के साथ बैठक करेगा। इसमें विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हो, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होगी जैसे विषयों पर गहनता से चर्चा होगी।
राज्य के आगामी चुनावों में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले नंदीग्राम में जीत के साथ भाजपा ने नए साल में अपना खाता खोल लिया है। नंदीग्राम की गांगड़ा सहकारी कृषि विकास समिति के चुनाव की सभी 9 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। तृणमूल कांग्रेस ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वे एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी। सहकारी विकास समिति की कुल 543 मतदाताओं में से 438 लोगों ने मतदान किया था। भाजपा इस चुनाव परिणाम को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक शुभ शुरुआत के रूप में देख रही है। गौरतलब है कि साल 2021 के चुनाव में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगभग 2000 वोटों से हराया था। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि इस साल नंदीग्राम में जीत का अंतर 20,000 से ज्यादा होगा। वहीं इस हाई वोल्टेज सीट से अभिषेक बैनर्जी ने भी घोषणा की है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वे उम्मीदवार बनेंगे। यही कारण है कि सहकारी विकास समिति के चुनाव में तृणमूल को 0 पर समेटने के बाद भाजपा खेमा काफी उत्साहित है। आंध्र प्रदेश को एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। भोगापुरम में बन रहे ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहली वैलिडेशन फ्लाइट का सफल संचालन किया गया, जिसमें एयर इंडिया के विमान ने रनवे से लेकर नेविगेशन सिस्टम तक डीजीसीए मानकों पर पूरी जांच को सफलतापूर्वक पास किया। जीएमआर समूह के मुताबिक एयरपोर्ट परियोजना का 90% से अधिक काम पूरा हो चुका है और यह तय सीमा से पहले संचालन के लिए तैयार हो रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज से 8 जनवरी तक संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका की यात्रा पर रवाना हुए। ये यात्रा भारत के विदेशी मित्र राष्ट्रों के साथ रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को और मजबूत करने की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। जनरल द्विवेदी का ये दौरा आज और कल यूएई में प्रमुख कार्यक्रमों के साथ शुरू होगा। सेना प्रमुख यूएई सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, पेशेवर सैन्य संबंध और रणनीतिक समझ को और मजबूत करना है। यूएई यात्रा के बाद जनरल द्विवेदी 7 से 8 जनवरी को श्रीलंका का दौरा करेंगे। इस दौरान वह श्रीलंकाई सेना के कमांडर, रक्षा उपमंत्री और रक्षा सचिव सहित अन्य वरिष्ठ सैन्य और नागरिक अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जनरल द्विवेदी श्रीलंका में प्रशिक्षण सहयोग, क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित दोनों देशों के पारस्परिक हितों वाले विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जनरल द्विवेदी IPKF युद्ध स्मारक पर जाकर भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव के चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने आज आपात बैठक बुलाई है। राजनयिकों के मुताबिक रूस और चीन के समर्थन से कोलंबिया ने 15 सदस्यीय परिषद की बैठक का अनुरोध किया था। अमेरिका की इस कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गहरी चिंता जताई है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के दूसरे संस्करण का आगाज आज से होने जा रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के भव्य आयोजन के लिए दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के समुद्र तट इस शानदार आयोजन के लिए तैयार है। दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में 6 स्पर्धाओं में 1300 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे, जिनमें 25 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें मेजबान दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव भी शामिल हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का 5 से 10 जनवरी तक आयोजन होना है और इस आयोजन का उद्देश्य भारत में बीच स्पोर्ट्स संस्कृति को बढ़ावा देना, युवाओं को खेलों से जोड़ना और देश की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच प्रदान करना है। हर साल 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि पक्षी सिर्फ प्रकृति की सुंदरता नहीं, बल्कि पूरे प्राकृतिक व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। नेशनल बर्ड डे का उद्देश्य पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है,
जिससे प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाया रखा जा सके। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।